हेलो हेलो। वही वाला लगाया था ना, अभी साउंड नहीं दिए हैं। हेलो, साउंड दे दिए। अरे वो वाला लगाया था ना जो अभी पीपीटी। हेलो हेलो, आवाज जा रही है? चला, जल्दी से एक टाइप कर दो अगर आवाज जा रही है तो। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से एक टाइप कर दो अगर आवाज मेरी जा रही है तो। एक एक एक, टाइप वन टाइप वन टाइप वन टाइप वन। जल्दी से, जिन लोगों को सर आवाज जा रही है जल्दी से एक टाइप कर दीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे। बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारी बातें हैं। फिर से कोरोना की एक भयानक महामारी आ रही है, आ चुकी है। लेकिन सर विपत्ति, कहते हैं ना, रात कुछ ही देर की होती है, सुबह का होना निश्चित है। आज हो, कल हो, परसों हो, हर हाल में सर सुबह होगी। हम लोगों को सुबह का इंतजार करना होगा। विपत्ति की घड़ी है पूरे देश के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थानों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है। पता नहीं, हम ही लोग खाली कोरोना फैला रहे हैं लगता है। मतलब स्टूडेंट और शिक्षक, ये दो लोग ही कोरोना फैला रहे हैं। बाद बाकी लोग तो समझो कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, उनके लिए तो कोरोना है ही नहीं। लेकिन सर कोई बात नहीं, अभी भी एग्जाम चल रहे हैं, एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं। ग्रुप डी का एग्जाम होना तय है, होगा ही, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम नहीं रुका है तो ग्रुप डी भी नहीं रुकेगा। बहुत सारी निगेटिव बातें हैं, लेकिन निगेटिव बातों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग पॉजिटिव बातों पर काम करेंगे और हमेशा पॉजिटिविटी की ओर देखेंगे। जो पॉजिटिव चीजें होंगी उसकी ओर आकर्षित होने की कोशिश करेंगे और निगेटिव चीजों से दूर होने की कोशिश करेंगे। जो हो रहा है उसे होने दो, जो हो रहा है उसे देखो, समझो, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहो। लोग क्या कर रहे हैं, क्या होना है, जो होना है वही होना है। हर काली रात के बाद एक सवेरा होता है, उस सवेरे का इंतजार करो और उस सवेरे में अपने आप को उस कदर बड़ा बना के रखो चला, ताकि तुम्हें कोई झुका ना सके। तो आइए सर हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 1 पे। और एकदम नहीं सोचना है, क्योंकि अब सरकारी नौकरी के अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचने जा रहा है। गांव के किसान की हालत यह है कि समझो वो मर नहीं रहा है, बस किसी तरह जिंदा है। गांव के दुकानदारों की हालत यह है कि वो समझो किसी तरह अपना जीवन यापन भी करने की स्थिति में नहीं है। तो उस स्थिति में एकमात्र विकल्प है तुम्हारे पास, अब प्राइवेटाइजेशन होगा, क्या होगा, नहीं होगा अगले बार, उसका कोई माई बाप नहीं है। तुम्हारे पास एकमात्र विकल्प है कि इस बार की वैकेंसी में तुम अपना एक सीट पक्का करो। यही तुम्हारे लिए एक लास्ट विकल्प बचा हुआ है। अगर तुम इसमें पिछड़ गए तो तुम ये समझो कि खाओगे क्या और खिलाओगे क्या, शायद उस पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो मेरे दोस्त, है मेरे बंधु, हर हाल में हमें पढ़ना होगा, हर हाल में हमें उठना होगा, हर हाल में हमें जीना होगा, नहीं तो मामला एकदम गंभीर, एकदम संवेदनशील हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं डैश को अलग करती है। जल्दी जल्दी सर इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? ए की बी की सी की डी, जल्दी से आंसर बता दीजिए सर। धुरीना के जो भी बैचेस हैं सर वो 12 तारीख से रिशेड्यूल होंगी, 12 तारीख से फिर से क्लासेस अपने नियमित समय पर चलेंगी। तो जल्दी जल्दी सर इसका आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं डैश को अलग करती है। सर देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में ये जो रेखा है ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा, इसको हम जिगजैग रेखा कहते हैं। इसी को हम जिगजैग रेखा कहते हैं। जिगजैग मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जिगजैग रेखा कहते हैं इसको। और ये जिगजैग रेखा इधर धातु है। जल्दी से आंसर बता दीजिए सर, क्या हो जाएगा? और इधर अधातु है। अपने जोश को कहीं से भी कम नहीं होने देना है, क्योंकि अब एकमात्र विकल्प है हमारे लिए यही, एक धातु है और एक अधातु है। तो आंसर बता दीजिए, ये धातु हो गया, इधर अधातु हो गया। धातु और अधातु को अलग करता है ये जिगजैग रेखा। इसको हम बॉर्डर लाइन तत्व भी कहते हैं। इसी को हम बॉर्डर लाइन तत्व भी कहते हैं, बॉर्डर लाइन तत्व भी कहते हैं, तत्व भी कहते हैं, बॉर्डर लाइन तत्व भी कहते हैं। तो आंसर जल्दी से बता दीजिए सर, क्या हो जाएगा? धातु और अधातु को अलग करता है। सी फॉर कैट इज द आंसर। वेरी गुड, एकदम नहीं हिलना है, हर हाल में हमें जॉब लेना है चला, क्योंकि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बच गया है। यह कोरोना जैसी महामारी हर बिजनेस को, कृषि को, सबको तबाह बर्बाद कर चुकी है। इसलिए अब हमारे पास एकमात्र विकल्प है इस 1 लाख सीट में एक सीट पक्का करने का। दूसरा कोई ऑप्शन अब हमारे पास बचा नहीं है। अब जल्दी से इसका आंसर बता दो, क्योंकि अब तुम एकदम तैयार हो गया है। सीरियम 58 तत्वों के डैश ब्लॉक का सदस्य, जल्दी से आंसर बता दीजिए मेरी जान, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सीरियम 58 तत्व डैश ब्लॉक का सदस्य है, डैश ब्लॉक का सदस्य है। जल्दी से बता दीजिए सर, क्या हो जाएगा आंसर?
आंसर बता दीजिए सर क्या हो जाएगा। कुछ लोग इसको मारेंगे एफ ब्लॉक का, जो कि गलत है। ये जो है सर डी ब्लॉक का सदस्य है। अनाधुन लोग आंसर मारते हैं एफ ब्लॉक का, जो कि गलत है। इसका आंसर होगा ए। 7वें फेज का एग्जाम होना है सर, इसके बाद 7वें फेज का सर सारा कुछ आ जाएगा। जल्दी से इसका आंसर सारे लोग मारे होंगे सर, सी फॉर कैट। सब लोग अभी मार भी रहे हैं, जो कि गलत है। आप ये समझिए 57 जो है ना, ये यहां से यहां तक एस ब्लॉक है, ये यहां से यहां तक एस ब्लॉक है, ये यहां से यहां तक मेरे दोस्त पी ब्लॉक है। आस एजुकेशन सेंटर आपके साथ है मेरे दोस्त, एकदम हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, क्योंकि आपको हर हाल में हम देखिए अभी आपसे हम एक भी रुपया नहीं मांग रहे हैं सर। फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्लास कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। जो भी अभी आपका जो 4 घंटे का प्रैक्टिस सेशन था हमारा, करंट अफेयर्स का, स्टैटिक का, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, जैसे हो रहा है हम चला रहे हैं सर। टीचर एकदम मिनिमम से मिनिमम पेमेंट पे भी पढ़ाने के लिए तैयार है, ताकि बच्चों का कुछ ना कुछ हो जाए। हो सकता है इस पर भी आप हमारे बारे में निगेटिव सोचें, लेकिन आप समझिए कि हम आपके साथ हैं। आपको हम कहीं से भी टूटते नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने भी हमारा बहुत साथ दिया है। वो उपकार हम शायद जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। मेरे दोस्त कहते हैं सीरियम 58 यही है, सॉरी सीरियम 50 किधर गया, सीरियम 58। ओ माय गॉड, देखिए हमने भी मिस किया है सर। आपका जो आंसर एकदम सही है, सीरियम 58 एफ ब्लॉक का है। 57 हो जाएगा डी ब्लॉक का, और यहां 89 हो जाएगा डी ब्लॉक का। 89 जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी ब्लॉक का, ध्यान दीजिएगा। और यहां से 57 ये इसी ब्लॉक का सदस्य है, एकदम आराम से मेरी जान। ये 57 इसी ब्लॉक का है, ये एक्टिनियम ये भी इसी ब्लॉक का है। और यहां से शुरू होता है आपका एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये जो मामला है, ये पूरा का पूरा मामला है एफ ब्लॉक का। यहां से यहां तक हो जाएगा एफ ब्लॉक। देखिए आप लोग एकदम सही थे सर। ये हो जाएगा डी ब्लॉक, और ये हो जाएगा पी ब्लॉक, और ये हो जाएगा आपका एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में खाली ध्यान ये रखना कि 57 और 89 ये डीए ब्लॉक का सदस्य है। लेकिन जैसे 58 की बात आएगी, 58 और 90 यहां से शुरू हो जाता है सर एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो एफ ब्लॉक में सर 14 दूनी 28 सदस्य हैं, 28 सदस्य हैं। एफ ब्लॉक में 28 सदस्य हैं, 14 इसमें है और 14 इसमें है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी फॉर कैट। सही आंसर है आपका, एकदम सही आंसर है मेरे दोस्त, एकदम सही आंसर है। आ जाओ अगले पे चलते हैं। इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। डैश एक क्षार धातु है, डैश एक क्षार धातु है। जल्दी जल्दी आंसर बता, हम देख रहे हैं कौन कौन आंसर बता रहा है। जल्दी जल्दी आंसर बता मेरी जान, जल्दी से आंसर बता दे। अब एकदम तेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है सरकारी नौकरी के अलावे, और इस बार नौकरी के अलावे, क्योंकि अगले बार हो सकता है इंग्लिश कंपलसरी कर दे, हो सकता है वैकेंसी नहीं दे, 100 समस्याएं आपके सामने आ सकती है। इसलिए हर हालत में इस बार आपको नौकरी लेना होगा, दूसरा कोई विकल्प अब बचा नहीं है। तो आइए सर जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, क्या होगा आंसर। आंसर बता दीजिए सर जल्दी से। डैश एक क्षार धातु है सर। देखिए इसकी अगर आप बात करोगे तो ये फर्स्ट ए जो है ये आपकी क्षार धातु है, इसके सभी सदस्य क्षार धातु हैं। और ये जो तत्व, ये जो वर्ग है, इसके सभी सदस्य आपके क्षारीय मृदा धातु है। इसके सभी सदस्य क्षारीय मृदा धातु हैं। तो आप जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा, हम नहीं बताएंगे। जल्दी से आप बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द आंसर। ए फर्स्ट ए ये क्षार धातु है और ये क्षारीय मृदा धातु है। जल्दी से बता दीजिए सर आंसर क्या होगा, हम नहीं बताएंगे, आप आंसर बताएंगे सर क्या होगा। जल्दी से पूरा दिन सर मैथ और रीजनिंग पढ़िए, और अभी से ग्रुप डी तक आपको कसम है, आपको जो सबसे ज्यादा प्यार करता है सर, जी तोड़ मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके पास अब कोई विकल्प नहीं है सर। किसान बन के सर आप एक पैंट और एक शर्ट नहीं खरीद पाइएगा, जिस स्थिति में भारत सरकार ने किसान को पहुंचा दिया है। 1200-1300 रुपए क्विंटल सर गांव में गेहूं बिक रहा है, मतलब एकदम कहने सुनने से बाहर है सर। अब जल्दी से बता दीजिए सर इसका आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर। क्षारीय धातु की अगर हम बात करें तो ए फॉर एप्पल इज द आंसर। वेरी गुड इज द आंसर। सोडियम इज द आंसर। वेरी गुड। अगला में चलते हैं सर। देखिए ये जो जितने भी ये तत्व हैं, ये सारे के सारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे के सारे क्षारीय धातु हैं। और ये सेकंड है BeMg, CaSr, BaR, ये क्षारीय मृदा धातु हैं। उसके बाद आपको यहां पूछेगा तो ये हेलोजन हो जाएगा आपका, ये हेलोजन हो जाएगा।
और ये अगर इसकी बात करोगे तो ये अक्रिय गैस हो जाएगा, इस सबको पता है, ये अक्रिय गैस हो जाएगा, ये अक्रिय गैस हो जाएगा। और ये वाला जो तत्व है फर्स्ट बी, इसको हम सिक्का धातु कहते हैं सर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिक्का धातु, इसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, सिक्का धातु, क्वाइनेज मेटल कहते हैं फर्स्ट बी को, सिक्का धातु कहते हैं, मेनली यही पूछा जाता है। फर्स्ट ए को क्षारीय धातु, इसको क्षारीय मृदा धातु, यहां आइएगा इसको हम कहते हैं सिक्का धातु, इसको हम कहते हैं हेलोजन, और इसको कहते हैं अक्रिय गैस, शून्य गैस, ये सारे के सारे नाम इसके हैं, ये आपको पूछे जाते हैं। हाँ, 7th फेज की परीक्षा होगी सर, आज भी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, आ जाइए सर। अगले में तो आंसर हो जाएगा क्षारीय धातु कह रहा है, क्षारीय धातु मतलब इसमें से जो भी होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम में से कोई एक होगा, तो सोडियम ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप आइएगा तो मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम की बात करोगे तो ये क्षारीय मृदा धातु हो जाएगा, ये यहां से क्षारीय मृदा धातु हो जाएगा। अगला, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, तो इसका संयोजकता क्या होगा सर? संयोजकता निकालने के लिए कैसे करना होगा आपको, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेगा और संयोजकता की बात करें, संयोजकता की बात करें या संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें, जल्दी से इसका सर बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। संयोजकता, अगर बाह्यतम कक्षा में अगर 281 हो तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। और संयोजकता की अगर बात करोगे मेरे दोस्त, संयोजकता अगर 1 2 3 4 होगा तो वही संयोजकता भी हो जाएगा। और अगर 2 8 2 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 2 है, संयोजकता भी 2 हो जाएगा। अगर 2 8 7 हो जाएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 7 होवे करेगा, लेकिन संयोजकता की अगर हम बात करें तो 8 - 7 = 1 हो जाएगा। देखिए 2 8 7 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, संयोजकता निकालिएगा तो 8 में 7 गया 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1 2 3 4 रहेगा तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन वही संयोजकता, लेकिन अगर 5 6 7 8 रहेगा तो 8 में से घटा देंगे संयोजकता निकालने के लिए। अगर मान लीजिए यहां 2 8 8 रहेगा तो यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, संयोजकता निकालिएगा तो यह 8 - 8 = 0 हो जाएगा आंसर। अभी इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। ए की बी की सी की डी, आंसर बताइए आंसर, ए की बी की सी की डी, व्हाट इज द आंसर मेरे दोस्त? एकदम समझिए सर, आप अगर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले, ऐसी हम पूरी कोशिश करेंगे सर। अभी हम प्रैक्टिस सेट पे भी काम कर रहे हैं खुद से, इस पूरे 2 से 3 दिन में हम प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करके फाइनल करके आप तक पहुंचवा देंगे सर। 65 सेट का प्रैक्टिस सेट लाए हैं जिसमें सारे वेराइटीज के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एक आंसर हो जाएगा क्या? आंसर बता दे मेरी जान, 0 कैसे हो जाएगा? 2 8 1 है ना, तो अगर यहां पर 1 2 3 4 रहे तो जो यहां रहेगा वही संयोजकता हो जाएगा। अगर 5 6 7 8 रहेगा तो 8 में से घटा देंगे। यस, वेरी गुड, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। कहता है डैश सबसे सरल अल्कोहल है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे सरल अल्कोहल कौन है? जिसका सरल सूत्र होगा वो सरल अल्कोहल होगा। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर, व्हाट इज आंसर? इसका आंसर बताइए सर, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर टाइप करके तब आंसर कीजिए, नहीं तो पता नहीं चलता है कौन क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं। जल्दी से मेरे दोस्त, अब तेरे पास कोई उपाय नहीं बचा, ना तू खेती कर पाएगा ना तू दुकान कर पाएगा, तेरे पास एकमात्र ऑप्शन है इस बार जॉब लेना, क्योंकि अगले बार का कुछ कह नहीं सकते क्या होगा, क्योंकि सर कोरोना महामारी बहुत भयानक त्रासदी लेकर आई है कहीं ना कहीं। इसलिए मेरे दोस्त अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर टाइप करें, नहीं तो पता नहीं चलता है आप क्या टाइप कर रहे हैं। बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? सारे बच्चे टाइप कर रहे हैं सर, आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। सर देखिए, एक होता है अल्कोहल को 2 भाग में बांटा गया है मेरे दोस्त, अल्कोहल को 2 भाग में बांटा गया है। एक है सरल अल्कोहल, और एक है सर कॉम्प्लेक्स, यानी आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स अल्कोहल, कॉम्प्लेक्स अल्कोहल।
एक सरल और एक कॉम्प्लेक्स। सरल में आ जाइए सर तो आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिथेनॉल CH3OH, और इसमें बाद बाकी मिथेनॉल के अलावे यानी CH3OH के अलावे सब CH3OH के अलावे सब CH3OH के अलावे सब आंसर हो जाएगा। तो सर आप बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द आंसर? मिथेनॉल इज द राइट आंसर। मिथेनॉल हो जाएगा। डी फॉर डॉग इज द आंसर। सरल अल्कोहल है सर मिथेनॉल, इसी को मिथेनॉल कहते हैं। बाद बाकी सर सब कॉम्प्लेक्स अल्कोहल है, जटिल अल्कोहल कह सकते हैं इसको। अगर आप सर थोड़ा सा अगर हम हिंदी में बात करें तो जटिल अल्कोहल आप इसको कह सकते हैं, जटिल अल्कोहल। जल्दी से बता दीजिए सर अब आंसर क्या हो जाएगा। ए की बी की? बी कैसे हो जाएगा मेरी जान? डी होगा आंसर। डी फॉर डॉग इज द आंसर। 1 लाख सीट है, एगो लेवे करेंगे, एकदम ही दिमाग में एडजस्ट कर लो। कौन क्या कर रहा है वो छोड़ दो, मां कसम कोई मर गया तो मरने दो, तोरा बस 1 लाख सीट में 1 सीट लेना है। बस तू वो अर्जुन है जिसको सिर्फ और सिर्फ आंख दिख रही है, बाकी कौन क्या कर रहा है उसको छोड़ दो मेरी जान। तू अर्जुन है और तुमको सिर्फ और सिर्फ आंख देखना है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो क्या नापता है? जल्दी से बता दीजिए सर आंसर क्या हो जाएगा। बोलोमीटर क्या नापता है? बोलोमीटर क्या नापेगा? जल्दी से बता दो। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण नापता है सर। ऊष्मीय चालकता नापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए को नापते हैं हम लोग डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता नापते हैं हम लोग डेसिबल में। और ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय चालकता को सर किसी चीज से नहीं नापते हैं, कुछ खास नहीं है। ये विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग, विशिष्ट ऊष्मा है, ऊष्मा है तो विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग सर कैलोरीमीटर से नापते हैं। विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग कैलोरीमीटर से नापते हैं। विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग कैलोरीमीटर से नापते हैं। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। वेरी गुड, बी फॉर बॉल इज द आंसर। विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग कैलोरीमीटर से नापते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा सर 7 नंबर को और बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। कहता है एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट, वेरी गुड, जे कह रहा है सर उसी को एकदम हम लोग लिख देंगे। ये बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। ये स्टील का प्लेट है, ये स्टील का प्लेट है और इसमें जो प्लग हम घुसाने वाले हैं, कहता है एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है, पीतल के प्लग को स्टील के प्लेट के मध्य, मान लो ये पीतल है, ये मान लो मेरी जान क्या है, पीतल है। इसको स्टील का एक प्लेट है जिसमें एक छेद है, उसमें घुसाना है। एक छेद है, मैं कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ क्या होगी? ये जो तुम्हारा प्लग है, ये प्लग पीतल का है, आई जो प्लेट है वो स्टील का है। अब कह रहा है कि अच्छी पकड़ कब बनेगी? तो अच्छी पकड़ तब बनेगी मेरे दोस्त, मान लो कि छेद है, आई छेद में तुमको ये घुसाना है, तो इसकी अच्छी पकड़ तब बनेगी जब आप इसको गर्म कीजिएगा। ये गर्म कीजिएगा तो फैलेगा, फैलेगा, इसको घुसा दीजिएगा कि सिकुड़ के पकड़ लेगा। अगर आप इसी को गरमाइएगा तो इसको प्लग को गरमाइएगा तो फैलेगा, फैलेगा, छेद में घुसा दीजिएगा, टाइट तो हो जाएगा, लेकिन जब ये सिकुड़ जाएगा तो पूरा का पूरा छेद ढीला हो जाएगा, हुर हुर करने लगेगा, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो तुमको क्या करना होगा? छेद को गर्म करना होगा। छेद को गर्म करोगे फैलेगा, इसको घुसा दोगे, ये जब ठंडा होगा तो छेद जब ठंडा होगा तो इसको पकड़ लेगा, तो आपका काम हो जाएगा। आप बताइए जल्दी से क्या, किसको गर्म करना है? छेद को गर्म करना है कि प्लेट को गर्म करना है? जो कितने लोग सर प्लेट को गर्म करेंगे? प्लेट को गर्म करने वाले लोग जल्दी से 1 टाइप करेंगे और प्लग को गर्म करने वाले लोग 2 टाइप करेंगे। किसको गर्म करना है जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बतावा हो राजा, केकरा गर्म करी, जल्दी से बता दीजिए सर किसको गर्म करें, किसको गर्म करना है? जल्दी से बता दीजिए सर, प्लेट को गर्म करना है कि प्लग को गर्म करना है? पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा देंगे सर, 1-2 दिन में बच्चे जुड़ जाते हैं कल तक, तो फिर परसों से पढ़ा देंगे सर। वादा खिलाफी नहीं करते हम वादा खिलाफी कभी कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल।
गुरुजी ने कहा है तो गुरुजी पढ़ाएंगे। जल्दी से बताइए किसको गर्म करना, प्लेट को गर्म करेंगे, प्लग को गर्म करें? जिसको कहिएगा सर उसी को गर्म कर देंगे। हाँ वेरी गुड, प्लेट को गर्म करेंगे, प्लेट को गर्म करेंगे, छेद को गर्म करेंगे, तब इसको घुसा देंगे, ठंडा होकर पकड़ लेगा। इसको गर्म कीजिएगा तो इसको गर्म कीजिएगा तो फूल जाएगा, और फिर जब छेद टाइट हो जाएगा तब ये अपने सिकुड़ जाएगा, अपने सिकुड़ जाएगा तो भैया इतना बड़ा है और सिकुड़ के इतना बड़ा हो जाएगा, छेद ढीला न हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। बताइए केकरा गर्म करें? जल्दी से बता दें मेरी जान, किसको गर्म करें? आंसर बता क्या हो जाएगा? हाँ वेरी गुड, स्टील की प्लेट को सूखे बर्फ से ठंडा किया जाए, पीतल के प्लग ठंडा और स्टील के प्लेट को गर्म किया जाए, पीतल के प्लेट को ठंडा और स्टील के प्लेट को गर्म किया जाए। यू विल गेट द आंसर बी फॉर बॉल। दो नहीं सर, एक को गर्म करेंगे, प्लेट को। वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा? एक पानी की भरी बाल्टी बिजली के दो तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बना रहे हैं, इसके अनुसार लगता है कि सप्लाई का प्रकार है। देखिए सर, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि दो तार है, एक ये बाल्टी है, इसमें पानी ले लें, इसमें हम लोग डीसी प्लेट दे, डीसी सप्लाई, और एक बाल्टी है, इसमें हम लोग पानी ले लें और इसमें हम लोग एसी सप्लाई दे दें। तो सर ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर डीसी सप्लाई देंगे ना तो बुलबुला देगा, बुलबुला देगा, और एसी सप्लाई देंगे ना तो बुलबुला नहीं देगा, बुलबुला बुलबुला नहीं देगा। देखिए ये अगर आप एसी सप्लाई देते हैं मेरे दोस्त तो इसमें बुलबुला देगा डीसी सप्लाई में, और एसी सप्लाई में नहीं देगा। यानी डीसी सप्लाई में बुलबुला देगा और एसी सप्लाई में बुलबुला नहीं देगा। आप पानी में क्या कीजिएगा, दो सप्लाई के तार ले लीजिए, एगो डीसी एगो एसी, आप दोनों को डाल दीजिए, आप देखिएगा डीसी में बुलबुला देगा, एसी में बुलबुला नहीं देगा। तो मामला तो गंभीर हो जाएगा। तो मामला गंभीर हो जाएगा तो कैसे याद रखेंगे? तो याद रखने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका है मेरी जान। कैसे? तो डीसी सप्लाई हो गया डीसी, आई हो गया डीसी, आई हो गया एसी। तो तुम गौर से देखो, डीसी में बुलबुला है, ये बुलबुला है डी में, डी ऐसे लिखोगे तो ये बुलबुला है कि नहीं है? ये भैया ये बुलबुला है, इसका मतलब डीसी में बुलबुला देगा, एसी में बुलबुला नहीं देगा। तो हम लोग ऐसे ही याद रखें, आप भी ऐसे ही याद रखिए। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? कहता बुलबुला दे रहा है, इसका मतलब डीसी सप्लाई है, बुलबुला दे रहा है इसका मतलब डीसी है, बुलबुला नहीं देगा इसका मतलब एसी है। जीडी का बैच जो अनाउंस था सर 6 तारीख से, वो 13 तारीख से अपने नियमित समय पर चलेगा। जिनका भी एडमिशन है वो 13 तारीख से अपना नियमित समय पर कोर्स कर पाएंगे। सर डी में बुलबुला है इसलिए डीसी सप्लाई बुलबुला देगा, एसी सप्लाई बुलबुला नहीं देगा। डी में बुलबुला है इसलिए डीसी सप्लाई बुलबुला देगा, एसी सप्लाई बुलबुला नहीं देगा। आ जाइए सर अगले पर। 3 फेज तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग होना चाहिए। जल्दी से बता दीजिए सर क्या हो जाएगा न्यूट्रल तार का रंग? न्यूट्रल तार का रंग कैसा होगा? जल्दी से बता दीजिए। न्यूट्रल तार का रंग हो जाएगा काला। न्यूट्रल तार का रंग हो जाएगा मेरे दोस्त काला। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बता दीजिए सर। हम तब तक आप लोगों का कमेंट से, रीजनिंग की क्लास भी होगी सर। आज से सारी क्लासेस अपने नियमित समय पर स्टार्ट हो रही है। जल्दी से बता दीजिए सर क्या हो जाएगा? आज से सबका कमेंट्स हम देख रहे हैं सर। कह रहा है क्वेश्चन 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग कैसा होगा? जल्दी से बता दीजिए आंसर। काला हो जाएगा सर न्यूट्रल का, लाल हो जाएगा किसका? फेज का, लाल हो जाएगा सर फेज का, और हरा हो जाएगा आपका सर, हरा 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 हो जाएगा आपका अर्थ का, अर्थ का हो जाएगा हरा, अर्थ का हो जाएगा सर हरा, अर्थ का हो जाएगा हरा।
हो गया? आंसर बता दीजिए सर जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। कहता 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को कौन क्या कर रहा है? छोड़ दो चला। ना तोरा से अब खेती हो पाएगा, ना तोरा से दुकानदारी हो पाएगा, तोरा से क्यों काम हो पाएगा? पढ़ाई। बाकी को छोड़ दो। कोई रो रहा है कि वैकेंसी नहीं होगा एग्जाम, कोई कह रहा है कि भैया कोरोना आ गया, तो कोई कह रहा है लॉकडाउन। वो छोड़ दो, एग्जाम हो रहा है। 6 फेज का एग्जाम आज भी हुआ है, कल भी होना है। एग्जाम के बारे में लिख दिया गया है कि एग्जाम होगा, इसलिए एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर होइए। बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई आपके साथ नहीं रहने वाला है। कहता है 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर में जोड़ दिया गया। चलिए जोड़ देते हैं। ये 6 वोल्ट का तार है, इस 6 ओम के 3 प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ दिया गया। लीजिए हम जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिए। अब कह रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? ये हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा 6 वोल्ट। अब कह रहा 3 तार को जोड़ देना है। चलिए जोड़ देते हैं। अब बताइए, कहता है परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुछ नहीं है सर, ये 6 वोल्ट झूठे दे दिया है। ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम समानांतर में है, तो 1/R इज इक्वल टू कर दीजिए 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कर दीजिए। सर आप पूरा दिन सर मैथ और रीजनिंग बनाइए, और शाम के टाइम गुरुजी के साथ वही क्वेश्चन पढ़िए जो पूछा जाता है। हम कोशिश करेंगे सर वही क्वेश्चन आप तक पहुंचाएं जो पूछा जाता है। आपके जहन में सारा क्वेश्चन 1 घंटे पढ़ने के बाद सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठा रहे, बैठ जाए। ये बताइए सर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3/6, दैट इज 3 दूनी 6। R इज इक्वल टू 2 ओम इज द आंसर। जल्दी से बता दीजिए सर, C फॉर कैट की, B फॉर बॉल की, D फॉर कुत्ता। आंसर वेरी गुड। एकदम सर, कौन क्या कर रहा है छोड़ दो, तुम्हारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। चला 1200 टका किलो हो गया है गेहूं, अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। 3 पानी 4 पानी 5 पानी देने के बाद भी गेहूं नहीं हो रहा है गांव में। अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं। 1000 रुपए किलो मकई है अभी, जबकि अभी कटा नहीं है। तो तू सोच लो कि क्या करना है। आ जाओ मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है? जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। सर जल्दी से बता दो लोह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन है। हम बार बार कहते हैं ऑक्सीजन तथा जिसमें मौन लगा हो, जिसमें मौन लगा हो, मौन लगाओ। कल के बाद सर हम लोग कल सारे बच्चे लगभग जुड़ जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि 1 सप्ताह ऑफ था तो धीरे धीरे बच्चे बिजी हो गए होंगे दूसरे कामों में। तो फिर से बच्चे जब जुड़ जाएंगे तो फिर हम कल के बाद पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। सर कहते हैं ऑक्सीजन तथा जिसमें मौन लगा हो वो है मेरे दोस्त अनुचुंबक। अनुचुंबक ऑक्सीजन तथा, परसों से हम स्टार्ट कर देंगे सर आपका पीरियोडिक टेबल। कल एक खास टॉपिक हम लेकर आएंगे और फिर परसों से आपके लिए सर पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर देंगे। कहते हैं ऑक्सीजन तथा जिसमें मौन लगा हो अनुचुंबक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबक। अब बाद बाकी प्रतिचुंबक, बाद बाकी प्रतिचुंबक। इतने तो याद रखना है मेरे दोस्त कि ऑक्सीजन तथा जिसमें मौन लगा हो अनुचुंबक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबक। बाद बाकी कुछ भी कहेगा प्रतिचुंबक। ऑक्सीजन तथा जिसमें मौन लगा हो अनुचुंबक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबक। बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। ऑक्सीजन तथा जिसमें मौन लगा हो अनुचुंबक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबक। बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। जब ये कह दिया लोह चुंबक, खट से याद करो आयरन, निकेल और कोबाल्ट से। निकेल ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ए फॉर एप्पल इज द आंसर। आपको इतने याद रखना है, ऑक्सीजन तथा जिसमें मौन लगा हो, कोई ऑप्शन नहीं है। चला 1200 टका किलो हो गया है गेहूं, कोई ऑप्शन नहीं बचलो तोरा पास। सिर्फ और सिर्फ इस 1 लाख में 1 सीट पक्का करना है, यही एकमात्र विकल्प है तुम्हारे पास। हे पार्थ, अब तुम जागो। अब तुम्हारे पास इन कौरवों को हराने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। तुम्हारी जीत जब तक रेलवे पर नहीं होगी, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। इसलिए मेरे दोस्त अब जागो जागो जागो, कोई विकल्प ना बचा शेष तुम्हारे पास, अब जागो। ऐ मित्र मेरे जागो, गड़बड़ हो जाएगा जागो। तेरे से ना प्राइवेट जॉब हो पाएगा, ना तू दुकान खोल पाएगा, ना तू कृषि कर पाएगा। अब तेरे पास कोई विकल्प नहीं है,
कोरोना जैसी भयानक त्रासदी में एकमात्र विकल्प है वो है जॉब, वो तुमको लेना है। कहते हैं मेरे दोस्त बता क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ है? आंसर हो जाएगा निकेल। आंसर हो जाएगा क्या? निकेल इज द आंसर। देखो एल्युमिनियम प्लेटिनम, ये दोनों में चला मौ लगा हुआ है, तो जिसमें मौ लगा हुआ हो अनुचुंबक हो जाएगा। ये जस्ता है, तो जस्ता है सर धातु है, ये धातु है ये, लेकिन फिर भी मौ नहीं लगा हुआ है, प्रतिचुंबक हो जाएगा। कौन कौन इस बार चला हर हाल में जॉब लेना चाहता है? हर हाल में जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, जल्दी से 8 टाइप करो। जो लोगों के पास इस बार कोई विकल्प ना बचा शेष, वो 8 टाइप करेगा और अपने जोश को दिखाने की कोशिश करेगा। मेरे दोस्त जागो जागो जागो, अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं अभी गांव में 1 सप्ताह रह के आया हूं, वहां के लोगों की क्रय क्षमता 10 रुपए 20 रुपए से ज्यादा नहीं है। मेरे दोस्त अब तुम जागो, तेरे से बिजनेस भी नहीं हो पाएगा। मैं बिजनेसमैन से भी मिला, मैं चला गांव के किसान से भी मिला, वो एकदम समझो कि ये स्थिति बहुत गंभीर है। कितने लोग अभी जोश और जुनून के साथ इस बार जॉब लेना ही चाहते हैं? 8 टाइप करो। आई वॉन्ट योर फीलिंग्स ऑन कमेंट बॉक्स। आग लगा दो कमेंट बॉक्स में 8 टाइप करके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तेरे अंदर का जोश और जुनून जागे। एक बार तुमको जगना होगा मेरे दोस्त, दूसरा कोई उपाय अब बचा नहीं, एकदम अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं बचा है। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकेल इज द राइट आंसर। निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण है? सर चुंबकीय पत्थर के पास चुंबकीय गुण अस्थायी रूप से पाया जाता है, या स्टील के पास चुंबकीय गुण अस्थायी रूप से पाया जाता है। इसको लिख लो, चुंबकीय पत्थर या स्टील अस्थायी रूप से चुंबकीय गुण होता है इसमें। ये लोह चुंबकीय है, ये दोनों लोह चुंबकीय है। इसको देखते ही लड़का मार देता है, ये लोह चुंबकीय है, लोह चुंबकीय है। लेकिन जब इसकी बात करोगे मेरे दोस्त तो ये अस्थायी चुंबक है। दोनों अलग अलग प्रश्न आते हैं, इसको ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ये दोनों के दोनों अस्थायी चुंबक हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं? अस्थायी चुंबक हैं। ये दोनों के दोनों अस्थायी चुंबक हैं। निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो कहेगा सॉरी चुंबकीय गुण नहीं है, दे दिया है। बाप रे बाप, ये देखो एकदम इट्स माय मिस्टेक। चुंबकीय गुण नहीं है चुंबकीय पत्थर में, ये सही है, चुंबकीय पत्थर में नहीं है। अगर कहता है तब स्टील हो जाता। अगर स्टील की बात करोगे तो इसमें अस्थायी चुंबक, ये अस्थायी चुंबक नहीं है, क्योंकि सर चुंबकीय पत्थर अशुद्ध होता है। और स्टील की अगर बात करोगे तो ये अस्थायी चुंबक है। देखो बाप रे कितना गड़बड़ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसीलिए हमें क्वेश्चन दिए हैं। अगर कह देगा निम्न में से कौन लोह चुंबकीय, तो निकेल और लोहा लोह चुंबकीय। कहेगा अस्थायी चुंबकीय नहीं है, तो चुंबकीय गुण नहीं है, तो चुंबकीय पत्थर में, क्योंकि इसमें अशुद्धि होता है। यहां बगल में लिख लो, क्योंकि इसमें बहुत अधिक अशुद्धि होता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक अशुद्धि होता है, क्योंकि इसमें अशुद्धि अधिक होता है, अशुद्धि अधिक होता, क्योंकि इसमें अशुद्धि अधिक होता है। एकदम चला तो अपना जोश और जुनून में एकदम कमी नहीं लाना है मेरे दोस्त। कौन क्या कर रहा है जाने दो, अगर आपके हाथ हमारे सिर पर रहेगा तो हम रेलवे में पक्का हो जाएगा मेरा। सर हम अपना हाथ ना कभी हटाए हैं ना हटाएंगे, चाहे वो लॉकडाउन हो जाए या कुछ भी हो जाए, तुम्हारे साथ गुरुजी 1 घंटा तब तक रहेंगे जब तक कि ग्रुप डी के पहले दिन का पहला एग्जाम ना हो जाए मेरे दोस्त। इसलिए तुम हर हाल में तुम ना अपने पथ से हड़बड़ाना, तुम अपने पथ पे कभी भी सर कभी भी डगमगाना नहीं, क्योंकि तुम तो अविचल हो, तुम्हें तो मंजिल तक जाना है मेरे दोस्त। अपने पथ पे किसी भी तरह की घबराहट मत दिखाना। कौन क्या कर रहा है उसको जाने दे, तुझे तो मंजिल पाना है। कहते हैं एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सके? जैसे मुखिया जी के घर के आसपास का जगह मुखिया जी का क्षेत्र होता है,
वैसे ही विद्युत के आसपास का जगह विद्युतीय क्षेत्र होता है वत्स, वैसे ही चुंबक के आसपास का जगह चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये एकदम सिंपल है। अगर कोई मुखिया है तो उसके आसपास का क्षेत्र मुखिया जी का क्षेत्र कहलाता है। अगर कोई चुंबक है तो उसके आसपास का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और अगर कोई एमएलए है तो उसके आसपास का क्षेत्र एमएलए का क्षेत्र कहलाता है। कोई चुंबक है तो उसके आसपास का क्षेत्र उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कितना सिंपल है। एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है? जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र, एक है स्थिर क्षेत्र। स्थिर क्षेत्र तो कुछ होता नहीं है और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र हो जाता है आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, चारों ओर का क्षेत्र। उसके बाद गुरुत्वीय खिंचाव। गुरुत्वीय खिंचाव हर द्रव्यमान में होता है। कहेगा हर द्रव्यमान में क्या होता है? तो कहेंगे हर द्रव्यमान में गुरुत्वीय खिंचाव होता है। हर द्रव्यमान में होता है क्या? गुरुत्वीय खिंचाव। हर द्रव्यमान में क्या होता है? चला, गुरुत्वीय खिंचाव। कहीं पर भी द्रव्यमान होगा तो उसमें गुरुत्वीय खिंचाव होगा ही होगा। और कहते हैं मेरे दोस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। गुरुत्वीय खिंचाव हर द्रव्यमान में होता है। कोई ऐसा द्रव्यमान नहीं जिसमें सर गुरुत्वीय क्षेत्र ना हो, कोई ऐसा द्रव्यमान नहीं होता है। आज ये सर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे लोह चुंबकीय कहलाता है क्यूरी तापमान कहलाता है मेरे दोस्त। जिसके ऊपर अनुचुंबकीय और जिसके नीचे लोह चुंबकीय कहलाता है। नहीं, जिसके ऊपर देखो क्या है, ये पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रतिचुंबक, एक होता है प्रतिचुंबक, एक होता है अनुचुंबक। अनुचुंबक और एक होता है लोह चुंबक। ये तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है प्रतिचुंबक, एक होता है अनुचुंबक, एक होता है लोह चुंबक। इसमें चुंबक के प्रति ऋणात्मक गुण होता है, इसमें अल्प धनात्मक होता है और इसमें प्रबल धनात्मक होता है। और जब इसको गर्म कीजिएगा तो वह तापमान जो लोह चुंबक के पदार्थ को गर्म कीजिएगा तो वह अनुचुंबक में बदल जाएगा। तो यही तापमान सर क्यूरी तापमान कहलाता है, जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबक में बदल जाता है। सबके लिए ये अलग अलग है। अगर आप क्यूरी तापमान की बात करोगे, अगर आप क्यूरी तापमान की बात करोगे, क्यूरी ताप की बात करोगे तो आयरन के लिए है 973 केल्विन। और अगर निकेल के लिए है मेरे दोस्त तो वो है 673 केल्विन। और अगर कोबाल्ट के लिए है तो वो है 373 केल्विन। इसको याद रखने का से सिंपल तरीका है, आप याद रखो EIO, वॉवेल कॉन्सोनेंट आप पढ़े होंगे सर, वॉवेल EIOU होता है। EIO 963, EIO 963। अगर कह देगा आयरन के लिए क्यूरी तापमान 973 केल्विन, निकेल के लिए 673, कोबाल्ट के लिए 373। देखिए हम अभी बिना देखे लिख दिए EIO 963, EIO 963, EIO 963, EIO 963। आयरन, निकेल, कोबाल्ट 973, 673, 373। तो आप इसको याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। EIO 963, EIO 963। इतना जल्दी से बता दीजिए सर आंसर क्या हो जाएगा। अब जल्दी से बता दीजिए सर आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? क्यूरी तापमान परम शून्य तापमान या परम तापमान नहीं होता है। परम तापमान कह दीजिएगा तो परम तापमान को केल्विन में व्यक्त किया जाता है। अब परम शून्य तापमान कह दीजिएगा तो 0 केल्विन में व्यक्त किया जाता है। देखो परम तापमान को केल्विन में व्यक्त किया जाता है। परम शून्य तापमान अगर शून्य तापमान कहिएगा तो 0 केल्विन हो गया। और कमरे का तापमान अगर कहिएगा मेरे दोस्त, कमरे का तापमान अगर कहिएगा तो ये 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कुछ बच्चे देखिए उल्टा पुल्टा कमेंट्स करते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि कहीं ना कहीं से चला ये गड़बड़ स्थिति है। आप अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं सर तो
आप मत पढ़िए। आपको अगर लगता है एग्जाम नहीं होगा, या कुछ कुछ बच्चों को लगता है कि हम एग्जाम नहीं होगा या वगैरह वगैरह, तो आपको जो दिल करता है वो सर कीजिए, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए, एकदम नम्र निवेदन है। इसलिए वो जो भी बच्चा एक दो है जो लगता है कि नहीं सर अब एग्जाम होगा कि नहीं होगा, सबको हटा दीजिए, सबको ब्लॉक कर दीजिए, भगाइए सबको, कोई नहीं पढ़ेगा। क्योंकि सर जब इसको यही नहीं पता है कि सर हम अगर पॉजिटिव नहीं है, हमको पता है कि ये सिस्टम सर ऐसे नहीं चलना है, लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा तो समझिए कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते पर चल चुके हैं, और वो रास्ता आपको कहीं ना कहीं उस जगह लेके जाएगा जहां आप सोचे नहीं है। तो सर परम तापमान की अगर बात करेंगे तो इसको केल्विन में व्यक्त करते हैं। शून्य तापमान या परम शून्य तापमान 0 केल्विन में होता है। कमरे का तापमान 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबक में बदल जाते हैं। आ जाइए अगले पर, न्यूटन के शीतलन नियम लागू होता है। ईसर क्या कहता है? ये कहता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होने में अगर 10 मिनट का समय लगता है, ध्यान दीजिएगा, 60 से 50 होने में अगर 10 मिनट का समय लगता है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होने में 10 मिनट से कम का समय लगेगा। 10 मिनट से कम का समय लगेगा। 10 मिनट से कम का समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा सर। अगर कहता है बुक कब आएगी, सर बुक में अभी 2 से 3 दिन तो लग जाएगा अभी हमको फाइनल करने में, इस सप्ताह के लास्ट तक आने की संभावना है। कहता है ध्यान दीजिएगा सर, पीरियोडिक टेबल सर हम कल के बाद परसों से पढ़ा देंगे, तब तक बच्चे जुड़ जा रहे हैं तो कल के बाद परसों पढ़ा देंगे। अभी सर ध्यान दीजिएगा, न्यूटन के शीतलन नियम लागू होते हैं। ईसर कहता है न्यूटन का शीतलन नियम कि अगर 60 से 50 होने में 10 मिनट का समय लगता है तो 50 से 40 होने में 10 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा, और यह बहुत कम तापमान के लिए लागू होता है। यह हमेशा ध्यान रखेंगे, बहुत निग्लिजिबल तापमान के लिए ही लागू होता है, क्योंकि ठंडा ठंडा नियम है। शीतल मतलब बहुत कम तापमान के लिए लागू होता है। कहता है ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो, तब ताप में अंतर बहुत ज्यादा हो इसके लिए कोई नियम नहीं है। ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो तो तुमको क्वेश्चन पूछेगा 60 से 50 होने में अगर 10 मिनट लगता है तो 50 से 40 होने में कितना समय लगेगा? कहेंगे 10 मिनट से ज्यादा लगेगा। आंसर 15 और 16 का सॉल्यूशन नहीं हो पाया है, नेक्स्ट वीक होगा, या देखते हैं अगर नेक्स्ट वीक नहीं खुलेगा तो ऑनलाइन ही करवा देंगे। कहता थर्मस फ्लास्क में उष्मा का क्षय, जल्दी से कर आंसर बता दीजिए सर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। थर्मस फ्लास्क में उष्मा क्षय रोका जा सकता है। ए जान हमर जल्दी बताओ आंसर की होई, जल्दी बता दो। ये आंसर हम थोड़ा चाहते हैं कि तुम मार दो, हम चाह रहे हैं कि आंसर तुम मार दो, जल्दी से मार दो। एकदम सारे बच्चे टाइप करेंगे व्हाट इज द आंसर, एकदम कोहराम मत जाना चाहिए, जल्दी जल्दी टाइप करो व्हाट इज द आंसर। थर्मस फ्लास्क में उष्मा का क्षय रोका जा सकता है, जल्दी से टाइप कर दे मेरी जान, क्या हो जाएगा आंसर? ए की बी की सी की डी, अरे जल्दी जल्दी टाइप कर रहे, छोटा सा आंसर की होगा, जल्दी जल्दी टाइप कर। चालन संवहन और विकिरण की संवहन की चालन, जल्दी से टाइप कर आंसर। हाँ वेरी गुड, डी फॉर डॉग इज द आंसर। लेकिन अगर चालन संवहन और विकिरण में से कोई एक खोजना हो, जैसे एक ऑप्शन चालन भी दे दें, एक ऑप्शन संवहन भी दे दें, और एक ऑप्शन विकिरण भी दे दे, और कोई एक इसमें से लग जाए और एक ऑप्शन नॉन ऑफ दीज दे दे, तो ध्यान रखना ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा ऑप्शन है, तो ये आंसर आपका सही आंसर होगा। इसका प्रॉपरली ध्यान रखना। अगर दे दे थर्मस फ्लास्क में उष्मा का क्षय रोका जाता है तो आंसर मार देना विकिरण, आंसर मार देना मेरे दोस्त विकिरण। ये ध्यान रखना, नहीं तो अगर तीनों ऑप्शन में रहे तो यही आंसर मारना, चालन संवहन और विकिरण। अगर तीनों ऑप्शन में रहे चालन संवहन और विकिरण मारना, अगर कोई एक चुनना पड़े तो विकिरण मारना, कोई एक चुनना पड़े तो। इसका प्रॉपरली ध्यान रखना। गुणसूत्र किससे संबंधित है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा आंसर। गुणसूत्र आनुवंशिकी लक्षणों के संचरण से संबंधित है, तुमसे बन जाना चाहिए, अन्य बन रहा है तो तू दुष्ट है। क्रोमोजोम की अगर हम बात करें, क्रोमोजोम की अगर हम बात करें, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। क्रोमोजोम कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, क्रोमोजोम किसका किसका मिश्रण है, जल्दी से बता दो। डीएनए और प्रोटीन का, डीएनए प्लस प्रोटीन का। अब प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन।
कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा प्रोटीन, तो आंसर मारना हिस्टोन प्रोटीन। कहता है क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन का मिश्रण है। अब प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम हो जाएगा डीएनए प्लस प्रोटीन का मिश्रण है। प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन। आंसर जल्दी बता क्या हो जाएगा, श्वसन। स्वांगीकरण का मतलब होता है धारण करना। स्वांगीकरण का मतलब होता है धारण करना। स्वांगीकरण का मतलब होता है मेरे दोस्त धारण करना। इसका आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण मुख्य रूप से बना था। सर पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाकी सब था, खाली ऑक्सीजन नहीं था। धीरे धीरे जब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होने लगा तब पृथ्वी पर सर रहना संभव हो पाया। आप सर गौर से देखो क्वेश्चन को, हम लिख देते हैं खाली। प्रारंभ में ऑक्सीजन नहीं के बराबर था, नहीं के बराबर था, नहीं के बराबर था, लेकिन हाइड्रोजन था। लेकिन अब कहेगा तो अब हाइड्रोजन का विनाश हो गया और ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो गई। अब ऑक्सीजन का विनाश, जिसके कारण सर आर्द्रता कम हुआ है। ऑक्सीजन का विनाश, ऑक्सीजन का विनाश, अब ऑक्सीजन का विनाश तथा अब हाइड्रोजन का विनाश। देखो ये गड़बड़ चीज है, ये क्वेश्चन बड़ा डेप्थ में पूछता है। अब हाइड्रोजन का विनाश तथा ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई है। ध्यान देना। अब तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि अब हाइड्रोजन का चूंकि विनाश हो गया और जल के लिए H2O का जरूरत होता है। जल के लिए किसका जरूरत है, चला हाइड्रोजन H2O का। H2O का जरूरत होता है और अब हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन नहीं है इसलिए मौसम में आर्द्रता नहीं, गर्मी आ गया है। इसीलिए तुम देखना अब गर्म वायु होता है, आर्द्र वायु नहीं होता है। अब क्या जो मौसम होता है वो गर्म वायु होता है। क्यों कहेगा, क्यों तो कहेंगे हाइड्रोजन का विनाश हो चुका है और ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो गई है। तो एक ऑप्शन तुमको देगा अभी के मौसम में आर्द्रता की कमी होती है, किस कारण, कहेंगे हाइड्रोजन का विनाश हो गया इसलिए। कहेगा प्रारंभ में क्या नहीं था, तो कहेंगे ऑक्सीजन नहीं था। कहेंगे अब क्या हो रहा है, तो अब हाइड्रोजन का विनाश हो रहा है, ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो रही है। पहले ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन है नहीं है, ऑक्सीजन है। अब बता दीजिए सर आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। इस सब में तीनों में ऑक्सीजन है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। प्रारंभ में वातावरण मुख्य रूप से बना हुआ था NH3CH4 और H2S से। पीरियोडिक टेबल परसों से सर, परसों से एकदम पीरियोडिक टेबल आपकी सेवा में उपलब्ध है। इसका आंसर बता। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव, जल्दी से बता दो, नीलहरित शैवाल है। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव क्या है, नीलहरित शैवाल है। आंसर हो जाएगा नीलहरित शैवाल। ये सब मार दिया होगा। इसका आंसर बता। जीव विज्ञान में सर्वप्रथम किसने समझाया था, आंसर जल्दी से बता दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान में पहली बार किसने समझाया था, जल्दी से आंसर बता दो क्या हो जाएगा। लेमार्क ने। और लेमार्क ने ही सर एक पुस्तक लिखा था फिलोसफिक जूलॉजी। फिलोसफिक जूलॉजी इन्होंने ही लिखा था। फिलोसफिक जूलॉजी लिख लो, इनकी फेमस पुस्तक है फिलोसफिक जूलॉजी, जो इन्होंने लिखा था। उसके बाद अगर चार्ल्स डार्विन की बात करोगे, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने ही लिखा था। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने ही लिखा था। आइंस्टाइन की अगर बात करें, न्यूटन की बात करोगे तो न्यूटन ने प्रिंसिपिया लिखा था। न्यूटन की किताब का नाम था प्रिंसिपिया। आइंस्टाइन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत या E = mc² दिया था, इन्होंने ही। आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त लेमार्क। फिलोसफिक जूलॉजी इन्होंने ही लिखा था। न्यूटन ने प्रिंसिपिया लिखा था। चार्ल्स डार्विन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने ही लिखा था। प्यारे बच्चों, एक बार हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे 2 मिनट में। कौन क्या कर रहा है जाने दो, जाने मन, तेरे को पढ़ाई करनी है, दूसरा कोई ऑप्शन अब तेरे पास बचा नहीं है। जल्दी से एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं 1 सेकंड में। सबसे पुराना जीव हो जाएगा नीलहरित शैवाल। ऑक्सीजन सर पृथ्वी पर पहले नहीं था, अब हाइड्रोजन नहीं है। गुणसूत्र, अनुवांशिक लक्षण, थर्मस फ्लास्क में सर अगर कोई एक ऑप्शन चुनने के लिए देगा तो विकी रहना, नहीं तो सब रहेगा, सब आंसर। न्यूटन का शीतलन नियम बहुत कम तापमान पर।
60 से 50 होने में 10 मिनट, तो 50 से 40 होने में 10 मिनट से ज्यादा। अनुचुंबकीय पदार्थ लोह चुंबकीय अनुचुंबक में बदलेगा। क्यूरी तापमान, परम तापमान को केल्विन में, शून्य ताप 0 केल्विन, कमरे का ताप 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एक चुंबक के आसपास का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, आवेश के आसपास का क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र। निम्न में से किसे अस्थायी चुंबक की तरह का गुण नहीं है चुंबकीय पत्थर में सर? उसके बाद आता है निम्न में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ? आयरन, निकेल, कोबाल्ट लोह चुंबकीय, इसीलिए निकेल आंसर हो जाएगा। ये तो सर पैरेलल में है, इसको बना दीजिएगा आप। ये भी बना ही दिए होंगे आप सर। न्यूट्रल अभी तुरंत हम आपको बताए हैं। एक पानी में जैसे बुलबुला देगा तो डी में बुलबुला है, इसलिए सर डी हो जाएगा, डीसी हो जाएगा बुलबुला। एक मैकेनिक पीतल सर जब भी गर्म करेंगे सर, प्लेट को गर्म करेंगे फैलेगा, इसमें प्लग घुसा देंगे तो सिकुड़ जाएगा। तो जब भी गर्म करेंगे प्लेट को गर्म करेंगे, बोलोमीटर उसमें विकिरण। सबसे सरल अल्कोहल मिथेनॉल है, बाद बाकी सब सर जटिल अल्कोहल है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है, तो इसकी संयोजकता भी हो जाएगी 1। अगर 5 6 7 8 रहता तो 8 में से घटा देते। एक क्षारीय धातु है, फर्स्ट ए क्षारीय धातु है, इसमें सोडियम आ जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ई क्षारीय मृदा धातु हो जाएगा। सीरियम 58 सर डी ब्लॉक का सदस्य, एफ ब्लॉक का सदस्य है। 57 डी ब्लॉक का है, 89 भी डी ब्लॉक का है। इसके बाद का जो भी है 58 से इधर और 90 से इधर एफ ब्लॉक का सदस्य है। आधुनिक अवस्था में जिगजैग रेखा ये है जो सर धातु और अधातु को अलग करता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर हम लोग अगली कक्षा में, और परसों हम लोग सर परसों से पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन डिस्कशन भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एकदम सर घबराइए नहीं, एकदम अब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है, और कोशिश कीजिए सर इस बार लड़ के ले लेने का। लव यू ऑल, थैंक यू।